नहीं मांगता ए खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की मगर कमाल की दे। बाकमाल जिंदगी सभी की चाहत होती है और वो कमाल का प्रदेश जिसे एक बार जीवन में देखना और अगर देख ले तो वहाँ पर रहना सभी की हसरत होती है, वो है राजस्थान। और इन्हीं राजस्थान रा अलबेला चटकीला रंगीला इंद्रधनुषी रंगारी छटा से रंगीन डीडी राजस्थान की खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खमा घणी सा मारो नाम है प्रीति और सगलारो घणो घणो स्वागत डीडी राजस्थान की खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान में। और मंगल की ई मंगलमयी सुबह में हमारी साथ है मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। साल 2024 कई उपलब्धियां देकर गया, बहुत सारी खुशियां देकर गया, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा उदास कर गया। और इस उदासी में सबसे पहले हम अपनी स्मृति में याद करना चाहेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक समय रहे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने एक कठिन समय में हमारे देश को आर्थिक विपत्ति से उभारा था और पूरे विश्व की नज़र हमारे देश पर थी। हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, वो सदैव हमारी स्मृति में रहेंगे। श्रद्धांजलि डीडी राजस्थान परिवार की ओर से। जी। और प्रीति, जैसा कि हम जानते हैं साल 2024 अब धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और ये फिर ये साल कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो कुछ ये देकर गया है बहुत बढ़िया देकर गया है, बहुत सारे अच्छे लम्हे देकर गया है। और अब बार देवा की बात करूं ना प्रणय, तो आज जया सुवारी आ रही थी ना, आता आतो मारो तो मन घणो राजी हो गया। कैसे? क्योंकि राजस्थान कहे छे पधारो मारे देश और अतरा पावना पधार रेल्या छे। किथे देखो, आमेर देखो, हवा महल देखो, जयगढ़ देखो, चाहे नारगढ़ देखो, सभी जगह पर कई जगह से बाहर, देश के बाहर से भी और देश के कई अलग अलग प्रदेशों से भी राजस्थान लोग घूमने आए हैं। जैसलमेर का समराधोरा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, सगला ही जगह पावनारी भरमार है। और जो कोहरा है हमारे राजस्थान में, जो कल रात से एकदम गहरा गया है, विशेषकर जयपुर में और पूरे राजस्थान में, ऐसा लगता है कि सर्दी ने अपनी चादर फैलाई है और सबको अपने आगोश में लिया। पावनारो स्वागत कर रही है ताकि माने लागे कि हाँ भाई राजस्थान गर्मी को ना, राजस्थान री सर्दी का रंग भी पावना महसूस कर रहा है। हाँ, वैसे तो सर्दी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखिएगा, पहन ओढ़ कर रहिए, गरम गरम चीजें खाइए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपके शरीर को गर्म रखेगी। और विशेष रूप से घर में जो बाल गोपाल हैं उनका ध्यान रखिए, उन्हें नहीं पता सर्दी क्या है, हमें उन्हें निर्देशित करना है कि सर्दी क्या है, कैसे संभल के रहना है। और माँ को देसी खान पान, क्योंकि वाने भी आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खाना है। और हमारा जो राजस्थान का खाना पीना है वो इतना समृद्ध है कि भाई पूरा विश्व यहाँ देखता है। सब सोचते तो हैं कि राजस्थान में थोड़ा रूखा सूखा सा है, लेकिन राजस्थान सबसे समृद्ध है। बिल्कुल, राजस्थान में कहीं छे कि देखो रेत का धोरा छे, लेकिन राजस्थान में थे पगड़ी देखो, चाहे लुगड़ी देखो, चाहे खानो देखो, चाहे जेवर देखो, सब में अतरा रंग छे, जिसे ही तो खेचे रंगीलो राजस्थान। और गीत संगीत, उसके लिए तो लोग मरे जाते हैं, आना चाहते हैं, किसी भी मौसम में बैठकर उस गीत संगीत का आनंद लेना चाहते हैं। केसरिया बालमा सबने भरमाच है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ की हमारी हवेलियां, यहाँ के किले, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, ऐसा लगता है जैसे बाहें फैला के बुला रही हैं कि आओ हमें देखो, हम राजस्थान में हैं। राजस्थान जशो काल छो वशो याद छे। बिल्कुल बिल्कुल। और ई बात पे प्रणय आज मैं याद कराला, आज ही के दिन साल 1925 में जन्मे अच्छा बेहद प्रसिद्ध व्यंग्यकार और साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल जी। वहाँ की कृति राग दरबारी वह आज भी हंसता हंसाता व्यवस्था और समाज पे कटाक्ष कर एक तीखी सी सुई चुभो दे छे। बिल्कुल। 1968 में यह प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी अति ही प्रासंगिक है। हमारे राजस्थान की हर गली में, जयपुर की हर गली में सुबह सुबह सुरों से शुरुआत होती है और शाम को, रात को भी सुरों से ही उसका समापन होता है अगले दिन की साथ में। और कई ऐसे शब्दों को उकेरा गया है साहित्य में जहां लगता है कि साहित्यकारों का अंबार यहां से निकला है जो पूरे विश्व में छा गया है। बिल्कुल। तो ऐसा है हमारा राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। तो ऐसे ही समृद्ध राजस्थान में हमारे जो किले अपनी विरासत को संजोए बैठे हैं, उनके संरक्षण के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और उनके संरक्षण से जुड़ी एक हस्ती आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। और आज हमारे साथ जो मेहमान है डॉक्टर चांदनी चौधरी जी, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि वो आई हैं जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और वहाँ सहायक निदेशक हैं। तो एक इतने बड़े किले को संभालना और उसकी देखरेख करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतिहास को संरक्षण आसान काम को नहीं। बिल्कुल। तो मिलते हैं डॉक्टर चांदनी चौधरी से। नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार, मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी खुशी का अनुभव कर रही हूँ आज, और आगे मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपसे बहुत सारी बातें करने का। जी। मैम, इतिहास से आप जुड़ी हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतिहास की तरफ आप कब आकर्षित हुई? मैम, मैं सी स्कीम में बड़ी हुई हूँ, जयपुर के सी स्कीम इलाके में।
और बचपन में अपनी मदर को खाने के लिए बहुत तंग किया करती थी। तो वो एक डिब्बे में फल काट के और मुझे घुमाती घुमाती स्टैचू सर्कल ले जाया करती थी, ताकि वहाँ घुमा के, भुला के, फुसला के वो मुझे फल खिला दें। अच्छा। तो जब एक बच्चा 2.5 साल का बच्चा, आप सबसे पहले उन्हें दिखाएंगे स्टैचू सर्कल। हाँ। और मदर खुद भी बहुत रुचि रखती हैं पढ़ने लिखने में, वो बताया करती थी। दादा दादी के साथ रहे हैं तो वो बताया करते थे। फिर दाखिला करा दिया महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल में, तो वो इमारत अपने आप में इतनी खूबसूरत, और राजमाता गायत्री देवी बहुत बार आया करती थी स्कूल। उनकी ऑटोबायोग्राफी हमारी लाइब्रेरी में रखी होती थी। बिल्कुल। और शायद 5th क्लास में थी मैं तब, पहली बार उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा। इंग्लिश की एक्सरसाइज थी हमारे, ताकि हम हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकें। पर वहाँ से वो शायद रुचि शुरू हुई। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहानियों की तरह अगर आप उसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी तरह याद रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए। तो शायद वहाँ से शुरू हुआ। और नानी के साथ बहुत बार पुराने शहर जाया करती थी। उन्हें वहाँ से ख़रीदारी करने का बेहद शौक है आज भी। हाँ, वो हमें भी है। मुझे लगता है सभी को है। और हम सबसे ज़्यादा हमारा टूरिस्ट भी पुराने शहर में, जयपुर का तो स्पेशली मार्केट है ही इस तरह का। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैं बड़ी ही उस एनवायरनमेंट में हुई, उन इमारतों को देखकर बड़ी हुई, जो मुझे हमेशा वो एक जिज्ञासा रही जानने की कि किसने बनाया, कैसे बना, एक सार क्यों दिखता है। और जब कहीं जयपुर से बाहर जाते थे तो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। तो शायद वो जुड़ाव वहाँ से शुरू हुआ। जुड़ाव तो हो गया, लेकिन कब आपने ये ठाना कि अब इस इतिहास को मुझे जीवंत करना है? मुझे लगता है जयपुर में बड़े होने का एक सबसे ज़्यादा गहरा जो मुझ पे प्रभाव पड़ा वो ये कि मैंने अपने स्नातक के लिए, बैचलर्स के लिए आर्किटेक्चर फील्ड चूज़ किया। एग्ज़ाम दिए और मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। एक हमारे गुरु थे, मैं उन्हें आज याद करूँगी, अशोक पारिक सर कहते हैं उन्हें, आर्किटेक्ट हैं जयपुर के, काफ़ी विख्यात। हमें पढ़ाया करते थे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सब्जेक्ट। और अपने लेक्चर्स से ही इतना एक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते थे क्लास में कि आपको लगता था आप अगर वो रोमन आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं या ग्रीस के या मिस्र के आर्किटेक्चर के बारे में हमें लेक्चर दे रहे हैं, जिस तो हम वहाँ खड़े हों। तो शायद उनकी लेक्चर्स सबसे ज़्यादा वो फोर्स थे जिन्होंने मुझे उस डायरेक्शन में थोड़ा पुश किया। और क्योंकि हिस्ट्री पढ़ती थी हमेशा से और मेमोरी काफ़ी अच्छी रही है, मम्मी ने शायद वो जो फल खिलाए उनके साथ बादाम भी खिलाए थे, मेमोरी मेरी काफ़ी अच्छी रही। हाँ। तो एग्ज़ाम से पहले अपने सहपाठियों को क्रैश कोर्स की तरह मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और ये सब पढ़ाया करती थी। और जैसे कि कह रही हूँ जयपुर में बड़ी हुई हूँ, हमें लेके जाया करते थे ये लोग जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र एक आर्किटेक्ट हैं, अब तो नहीं रहे, चार्ल्स कोरिया, उनकी रचना है। और उसका कॉन्सेप्ट और कि जयपुर कैसे बना, क्यों बना, हमें वॉक्स पे लेके जाया करते थे, आर्किटेक्चरल वॉक्स पे। तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई कि ये सब चीज़ें हैं, हम जयपुर में हैं, हम इतने लकी हैं कि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट होने के बाद एक ऐसे शहर में पढ़ रहे हैं जो बना है मानसारा और वास्तुशिल्प की जो ग्रंथ हैं, हम इंग्लिश में उन्हें कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला के लिए, शिल्पकला के लिए, देश में क्या ब्रह्मांड में हम उन्हें कहेंगे। और सवाई जय सिंह जी द्वितीय ने ये शहर का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया और उसे बना दिया जी। तो मेरे ख्याल से वो वहाँ से मैंने चीज़ शुरू की कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक बहुत ही सेल्फिश मोटिव ये था कि मुझे याद रह जाता है, तो क्यों ना अपनी स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करूं। तो शायद वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ये टॉपिक होगा, मास्टर्स करेंगे तो इस पे करेंगे। मेरे परिवार में बहुत इस चीज़ पे जोर रहा है कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के चरम पे पहुँच जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो पर उसके चरम पे पहुँचो। तो वहाँ से ये मेरी जुगलबंदी कहूँ तो वो शुरू हुई, पुरानी इमारतों से और पुराने शहरों से, नगरों से। आपकी शोध का विषय भी प्रणय वही रहा है, हेरिटेज बेस्ड डेवलपमेंट इन हिस्टोरिक टाउन्स। तो इसके पीछे कोई खास वजह? मैं पली बड़ी जयपुर में हूँ और मेरे पिताजी भी यहीं पे जन्मे
पर हम मूलतः झुंझुनू से आते हैं। जी। ओके। तो जब पीएचडी में एडमिशन लिया तब मेरे गाइड भी डॉक्टर सतीश पीपरालिया मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एचओडी भी रहे हैं, वो भी शेखावाटी से ही बिलोंग करते हैं। जी। और उन्होंने मुझे शुरू में ये कहा कि बेटा अगर कोई शेखावाटी पे काम कर सकता है तो तेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई काम नहीं कर सकता। परिवार का हमेशा से जुड़ाव रहा है जी। तो इसलिए टॉपिक चूज़ किया गया। फिर उसके बाद केस स्टडी करने निकले तो सारे नगरों में गए, फतेहपुर हुआ, मंडावा हुआ, नवलगढ़, चूरू, ये रामगढ़, शेखावाटी, सभी पे रिसर्च कर कुरा के मैं फाइनली ये डिसाइड किया कि भाई नवलगढ़ है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 144 हवेलियां हैं। जी 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 जी। और सभी पे इतने बेहतरीन भित्ति चित्र हैं। अब आज अगर आप शेखावाटी के नगरों में जाते हैं तो ये जो हवेलियां एक समय पे विख्यात हमारे सेठ थे, नगर सेठ भी कह लें आप उन्हें, रुहियाज हैं, गोयंकाज हैं, मुरारकाज, बिरलाज, जिन्होंने पूरा देश कहाँ से कहाँ ले गए ये लोग। जी जी जी। इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट होता है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले अपनी रोटी कपड़ा मकान करते हैं, फिर आप उसके बाद सोसाइटी की नीड्स पे जाते हैं, सिक्योरिटी नीड्स पे जाते हैं। पर एक समय पे जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप वापस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो इन सेठों ने वो घर बनवाए अपने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत बनवाए। आज के टाइम पे आप मानेंगे झुंझुनू शायद एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फीमेल लिटरेसी में सबसे आगे है पूरे राज्य में। ओके। कितने कॉलेज हैं, सब कुछ है। तो ये टॉपिक एक्चुअली वहाँ से आया कि इन चीज़ों को सिर्फ हमारे फॉरेन टूरिस्ट देख के चले जाता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट बात नहीं करता, आम जनता इसके बारे में बात नहीं करती। वो सिर्फ ये होता है अच्छा हाँ शेखावाटी, वहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं, तो उनके बारे में कोई बात करे और शोध के लिए उस सब्जेक्ट को चूज़ करे। जब मेरे में वो पोटेंशियल है तो क्यों ना उस टॉपिक पे बात की जाए, बिल्कुल, जिसके बारे में और कोई बात नहीं कर रहा। चांदनी जी, जब मैं किसी हवेली में खड़ा हूँ या किसी किले पे जा रहा हूँ या किसी ऐसे ऐतिहासिक इमारत में खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि उसका जो इतिहास है वो मुझ में कहीं दौड़ रहा है। मैं खुद एक महाराजा हूँ, मैं खुद एक सैनिक हूँ, मैं खुद एक हवेली का मालिक हूँ। तो आपको नवलगढ़ में व्यक्तिगत रूप से क्या खास लगा जो हवेलियों के आप जिक्र कर रही हैं? व्यक्तिगत रूप से तो मुझे वो लगता है कि वो एक आर्टिस्ट जो रहा होगा, जो भित्ति चित्र बनाने वाला रहा है, चितेरा है ना, वो जो रहा, उसको उस सेठ ने इतना ट्रस्ट किया कि उसने कहा भाई ये तो रहा तेरा पैसा, ये रही तेरी दिहाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ये रहे तेरे रंग, अब तू अपनी कल्पना से मेरी इस हवेली को कुछ का कुछ बनाते। मतलब चूने भाटे की दीवारों पे वो भित्ति चित्र बना के उस एक चितेरे ने, जिसका उस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं होगा कभी, उसने क्या से क्या बना दिया उन हवेलियों को कि आज करोड़ों में सैलानी आते हैं। एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की करीब मेरे ख्याल से 2011 की एक रिपोर्ट है जिसमें डिफरेंट टूरिज्म सर्किट्स जो होते हैं अपने, जैसे अजमेर पुष्कर एक सर्किट हुआ, उदयपुर नाथद्वारा एक सर्किट हुआ, उसमें शेखावाटी दूसरे नंबर पे है जी। आप सोचिए फॉरेन टूरिस्ट के लिए इतने मात्रा में जो आ रहे हैं। तो ये वो चितेरा था जिसे कोई जानता नहीं था जी। उसने वो पूरी डिस्ट्रिक्ट है हमारी ना, उसमें हर नगर में आपको मिलेंगी, कहीं केडियाज की हैं, कहीं रुहियाज की हैं, कहीं गोयंकाज की हैं। और सिर्फ हवेलियां नहीं है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे जोहड़ हैं जो पानी के संरक्षण के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बावड़ियां नहीं है, जोहड़ हैं, क्यों, चौड़े हैं, बहुत खूबसूरत हैं। छतरियां हैं बेहद खूबसूरत। सिर्फ राजपूतों की छतरियां नहीं है, ये मारवाड़ी सेठ थे जिन्होंने अपने पूर्वजों को याद करके वो बनाई। वहीं पे एक छोटा सा कुआं होगा, उसके धोरे पे आगे जाके जानवरों के पीने के लिए पानी होगा। तो ये इन शहरों की, इन नगरों की जो अर्बन प्लानिंग कहते हैं हम इसे, नगरीय योजना, ये जिस तरह से हुई, क्या इम्पैक्ट्स थे। पर मेरे ख्याल से वो व्यक्तिगत तो मेरा वही पॉइंट रहता है कि अननोन थे ये आर्टिस्ट, पर इन्होंने बेहतरीन रंगकारी उन्होंने करी बिल्कुल। है। मंडावा की हवेलियां एक बार मैं देखने गई थी तो वहाँ पे शुरुआत में, मतलब हमारे यहाँ पे ये है, किले हों या हवेलियां हों, तो जो सबसे पहले होता है वो गणेश पोल होता है, गणेश जी विराजमान होते हैं। तो वहाँ एक हवेली पे जो चित्रकारी थी, जब आप उसे इस एंगल से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 हाथी हैं, वो लड़ रहे हैं, और अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 गणेश जी हैं, वो 2 अलग मुद्राओं में नृत्य कर रहे हैं। तो वो इतना बेहतरीन, मतलब लगता है कि किस तरह से उन्होंने तो सही चीज पकड़ी ना मैंने, चितेरा ही है। और आप इन हवेलियों को आप एक्चुअली
टाइमलाइन जैसे होती है, जी। डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हवेलियां बाद में बनी उनमें आपको ट्रेन्स के सीन दिखेंगे। हाँ एक हवेली है जिसपे एक पेंट का टिन पेंट किया हुआ है, किसी ने मेड इन जर्मनी तक लिखा है। उच्च तेरे को ये नहीं समझ में आया कि हाँ। मेड इन जर्मनी डब्बा यूं रखा है कि यूं, हाँ। उसने उल्टा मेड इन जर्मनी पेंट किया है उसमें। अच्छा। फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं वहाँ बिल्कुल। पे। हाँ। और एक चूरू में शायद एक हवेली है या नवलगढ़ में है, अभी मैं भूल रही हूँ, उसमें जीसस क्राइस्ट भी पेंटेड है। अच्छा अच्छा। तो आप सोचिए कि वो आदान प्रदान जो था आइडियाज का, वो इन हवेलियों में आपको एक प्रमाण दिखता है कि बिल्कुल। उस समय भी आइडियाज का और बिलीफ्स का एक्सचेंज हो रहा था, क्योंकि ये सेठ थे जो कहाँ से कहाँ माल ला के बेच रहे थे। सिल्क रूट के बाद यही थे जो हमारी एक समय की जो कहानियां या जो जिसको भी कहें एक जमावड़ा, वो इतिहास तो है लेकिन वो इतिहास आज भी जीवित है। बिल्कुल और रिकॉर्डेड है। बिल्कुल। विरासत को आप सहेज रही हैं, विरासत की व्याख्या आपके शब्दों में। वो कोई भी चीज़ जो आपको गर्व से भर दे, बिल्कुल। और रोंगटे खड़े कर दे आपके। आप सोचिए जो चीज़ें आज हम देखते हैं, जिन्हें हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, इनकी इतनी ये जो प्रशंसनीय दर्शन हमको मिलते हैं, चाहे वो एक महल के हों, किसी किले के हों या हवेलियों के हों, पूरे पूरे नगरों के हों, जी। किसी ने आज से 200-300 साल पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना इन चीज़ों का निर्माण करवाया। रोंगटे खड़े होने वाली चीज़ है। मेरे लिए विरासत वो हर चीज़ है जिस पे आपको गर्व हो। आपने कहा कि गर्व होने वाली कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां हम जाते हैं सर गर्व से उठता है। आप जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में सहायक निदेशक हैं। अब जयगढ़ एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जहां से पूरा विश्व वहां देखता है कि सबसे बड़ी तोप वहां पर है, और भी जितने भी प्राचीरें हैं, जितने भी वहाँ महल हैं, जितने भी रहने योग्य उस समय की जो चीज़ें हैं, और आज भी अस्त्र शस्त्र वहाँ पे रखे हुए हैं। एक तरह से संग्रहणीय वो जो कारखाना था शस्त्र का जयगढ़ में। वहाँ आप जिस चीज़ को संभाल रही हैं जयगढ़ को, ये अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य है। किस तरह का कार्य कर रहा है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट? देखिए, ट्रस्ट करीब 41 साल से जयगढ़ को एज अ टूरिज्म साइट और म्यूजियम ऑपरेट कर रहा है। 1983 में पहली बार जुलाई 1983 में जयगढ़ को खोला गया था पर्यटकों के लिए। जैसा कि आपने कहा, विश्व की सबसे बड़ी तोप है वहाँ जयबान, सवाई जयबान कहते थे उसे एक्चुअली। और 1720 में ये कास्ट हुई थी। माना जाता है जयगढ़ के अंदर जो कारखाना है, तोप कारखाना, वहीं पे कास्ट हुई थी। और फिर हाथियों ने ऊपर खींच के लेके आए और उसका कैरेज बना, और वहीं पे वो जहाँ पे है एस्टैब्लिश, जब स्थापन किया उसको, वो वहीं है आज तक। 50 टन उसका वजन है, तो हम उसे हिलाते तो नहीं है बिल्कुल। और आप मानिए 100% टूरिस्ट जो आता है जयगढ़, सबसे पहले तोप की तरफ गाड़ी मोड़ता है। पर इसके अलावा जो बहुत लोग नहीं जानते, तोप और उसके कारखाने के अलावा हमारे पास है 300 साल पहले बना हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको टाँके कहा जाता है। बिल्कुल। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय, मतलब समकालीन है वो सिस्टम। और जो कनाल हैं जिससे पानी आता है, करीब 3 किलोमीटर दूर से शुरू होती है, और वो सारा पानी फोर्ट में आता है। मतलब पर्वतों पे, पहाड़ों पे जितना पानी बरसता है, वो सारा का सारा संरक्षित होकर, चैनल होकर फोर्ट के अंदर आता है। आज भी ये सिस्टम चल रहा है, बहुत काम आता है हमारे ये पानी। हम सारा लैंडस्केपिंग जो होती है हमारी जयगढ़ के अंदर, हमने काफ़ी लैंडस्केपिंग की है फॉर डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए, क्योंकि मिट्टी बहुत थी वहाँ पे, बवंडर उड़ते थे बारिशों गर्मियों में, तो उस सब की लैंडस्केपिंग और वो सब होती है। और अभी कुछ एकेडमिक कोलैबोरेशंस हैं हमारी, एक सेप्ट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उसके साथ पार्टनरशिप्स भी हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे और संरक्षित किया जाता है। हमारे पास आर्मरी, एक संग्रहालय है हमारा, सिलह खाना जिसे कहते हैं। जी, और एक वॉर एंड पीस गैलरी है जिसमें महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और महाराजा सवाई भवानी सिंह जी, MVC प्राप्त, महावीर चक्र प्राप्त किया था उन्होंने, उनके मिलिट्री करियर्स के ऊपर हमारी गैलरीज हैं। पर आपने पूछा मैं किस तरह का काम करती हूँ, तो मैं वहाँ सब कुछ करती हूँ। अच्छा। हमारी एक बहुत ही छोटी टीम है जयगढ़ में, पर बहुत ही क्या कहेंगे, डेडिकेटेड टीम है। हम कंजर्वेशन भी करते हैं, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, जो रोज़मर्रा की हमारी मरम्मतें हैं वो भी चलती हैं। हम पब्लिक के लिए नई नई ऑफरिंग्स
ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमारी एक नई गैलरी बन रही है, उसका अच्छा। काम चल रहा है। वाह। हमारे क्यूरेटर्स हैं वो और टॉपिक्स पे शोध कर रहे हैं जी। ताकि हम उसके बारे में और डिटेल्स शेयर कर सकें। हाँ, हाँ, हाँ। हाल ही में बस परसों ही हमने जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का पहला एडिशन का समापन देखा है। जी, और इस फेस्टिवल को करने का उद्देश्य ही ये था कि जयगढ़ में जितनी विभिन्न पहलू हैं जी। उतने हम पब्लिक के लिए बाहर ला सामने आ सकें बिल्कुल, और उनको एक क्या कहें, पैकेज डील कह दें, हाँ बिल्कुल सही है। पैकेज डील की तरह एक ट्रेलर दिखाएं जिससे हाँ। उनका इंटरेस्ट उसमें और बढ़ता हाँ। जाए और बाकी जो पूरा साल है हाँ। उसमें वो एक सस्पेंस क्रिएट होता जाए और हाँ। अगले सर्दी में आप दोनों भी आपके जितने श्रोता हैं वो और आप जी। दोनों भी वहाँ आए जी। और जयगढ़ को हाँ। एट इट्स बेस्ट देख जी, पाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयगढ़ पे हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं, नीचे आमेर भी दिखाई देता है और जितने नाहरगढ़ भी बिल्कुल बगल में दिखाई देता है। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी अपनी जो संग्रहण है इनका, यहाँ पर भी जो पर्यटक आता है वो देखते ही वहीं रुक जाना चाहता है कि यहाँ रुक जाए। मतलब सच में ऐसा लगता है आमेर का किला तो कि जैसे मतलब प्रकृति ने कोई पेंटिंग बना के खड़ा हाँ। किया है ना। बेहतरीन, मतलब आमेर तो देखते ही ऐसा लगता है आपके रुए खड़े हो गए। खैर आमेर के लिए आपकी ये भावना होनी भी चाहिए, क्योंकि आमेर एक सीरियल नॉमिनेशन के तहत जी। 6 हमारे पर्वतीय दुर्ग हैं राजस्थान के, हाँ। उनमें से एक है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर जयगढ़ के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हर कोई इसे जयगढ़ सुन के ये सोचते हैं कि सवाई जयसिंह ने क्योंकि सबसे ज़्यादा महल बनवाए थे अंदर जी। किले के, हाँ जी। तो ये उन्होंने ही बनवाया था। परंतु इस किले का सबसे पुराना भाग करीब 1000 साल पुराना है। अच्छा। इन हमारे जो देवता विराजमान हैं जयगढ़ में, काल भैरव का एक मंदिर है जिसे राजा काकिल देव ने 1940 से पहले बनवा दिया था। तो आप सोचिए, एक हम इसको कैच फ्रेज है हमारा, मिलेनिया वर्थ ऑफ हिस्ट्री। जी। हाँ। एक मिलेनियम हो जाएगा कुछ हाँ। सालों में हाँ कि जी। जयगढ़ एक दुर्ग जी। की तरह आमेर के ऊपर चील का टोला कहते हैं उस जगह को जहाँ पे जयगढ़ बना है। हिल की जो समिट होती है उसे चील का टोला कहा जाता था, पुराने आपको वर्जन्स में मिल जाता है। पर वहाँ पे रहा है हमेशा एक सेंटिनल की तरह, एक ऊपर से गार्ड की तरह कि नीचे आमेर का जो पूरा पुराना कैपिटल था हमारा, कछावा वंश ने जो अपना कैपिटल बनाया, उसके ऊपर एक, मतलब आप ये कहें कि नज़र रखता हुआ उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो जयगढ़ आमेर के लिए एक बड़े भाई जैसा था। आमेर नीचे किला, पुराना मंदिर जो थे आमेर के, पुराने जो महल थे, और ऊपर जयगढ़। बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जयगढ़ में, हमारे बुर्ज हैं 4 बाग के, या दमदमा है वहाँ जहाँ तोपें रखी जाती थी। आप वहाँ खड़े होंगे और किसी बेटर एयर क्वालिटी वाले दिन आएंगे, अभी तो कोहरा ऐसा है, पर वहाँ खड़े होंगे तो आपको आमेर की हर एंट्रेंस पे जो लोग कभी आते होंगे, कोई आर्मी आती होगी, वो सारे पॉइंट्स दिखते हैं। आप सोचिए 1000 साल पहले भी किसी में ये दूरदर्शिता थी कि यदि यहाँ पे मैं अपना आगे कैपिटल बनाऊं तो मुझे एक ऊपर की तरफ एक दुर्ग चाहिए जो मेरी सुरक्षा का ध्यान रखे। आपने आमेर का जिक्र किया, आमेर के बारे में एक छोटी सी लाइन पढ़ने में आती है जब आपकी हम बात करते हैं, आमेर द ओजी कैपिटल। जी देखिए, थोड़ा कैची बनाने के लिए ओजी कैपिटल कहा उसे, पर जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि कछावा वंश का कैपिटल रहा आमेर, तो हमारा प्रिंसली स्टेट तो कहा जाता था ढूंढार। बिल्कुल ढूंढार था और उसका कैपिटल था आमेर। तो इसलिए ओजी कैपिटल। ढूंढार ही बाद में 1727 में सवाई जयसिंह द सेकंड ने जब अपना कैपिटल शिफ्ट किया, तो ढूंढार कैपिटल का कैपिटल था जयपुर। कालांतर में वो, क्योंकि जयपुर ने अपनी एक इतनी स्ट्रॉन्ग छवि बना ली और इतने विख्यात हो गए, जयपुर के 36 कारखाने, जयपुर की अर्बन प्लानिंग, जयपुर में जो कला को जो हमने प्रोत्साहित किया उसकी वजह से, जो जयपुर की नगरीय योजना की वजह से, और 1883 में आते आते तो हम ग्लोबल एग्जीबिशंस करने लग गए थे। एल्बर्ट हॉल जो बना बाद में, उसमें वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपो हुआ था। तो कालांतर में तो वो जयपुर हो गया, बट ओरिजिनली तो वो ढूंढार था, और ढूंढार का कैपिटल था आमेर। ये आमेर द ओजी कैपिटल। एक मतलब हेरिटेज वॉक्स करवाती हूँ, एक अपनी
जो जयगढ़ की पद्धति है उसके अलावा हाँ। जिस दिन छुट्टी होती है जी। उस दिन जयपुर अनचार्टेड के माध्यम से, ये मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हेरिटेज वॉक्स करवाती हूँ। तो उसमें आमेर के नगर में जी पुराना जो महल है वो, हाँ। और जगत शिरोमणि का मंदिर, हाँ। पन्ना मियाँ का कुंड, हाँ। इन सब जगहों में घुमा के जी कि आमेर बसा तो बसा कैसे, जी, और जी, आमेर से निकला ये वंश हाँ, जो हाँ। आज 1000 साल से हम जिसको ट्रेस कर सकते हैं, जी। अनब्रेकेड, उसकी हिस्ट्री। आपने बड़ी गहनता से जयपुर पूरा अनचार्टर्ड, भ्रमण हाँ। किया है जयगढ़ और आमेर का। तो जयपुर अनचार्टर्ड जो है हाँ। उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि है क्या एक्चुअली। हाँ आर्किटेक्चर स्टूडेंट थी, अपने फ्रेंड्स जो अब MNIT में पढ़ी हुई, तो MNIT में क्या था, डे स्कॉलर्स कम थे, जयपुर के लोग बहुत कम थे। मेरे 32 का बैच था, तो उसमें 28 लोग जयपुर से बाहर के थे। जी। ओके। तो जब ये लोग, हम स्टूडेंट्स थे, कभी क्लास भी बंक मारी और शहर की तरफ घूमने निकल गए, हाँ। तो ये लोग सब मुझसे पूछा करते थे कि अच्छा ये बिल्डिंग कौन सी, ये कब बनी, ये किस राजा की। हाँ तो उनको बताते बताते ये लगा कि 5 साल जो स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ से पढ़ के जा रहा है, अगर उसको भी जयपुर का ज्ञान ना हो तो क्या मतलब एक ऐसे शहर में पढ़ने का। तो जब खुद पढ़ लिए और मास्टर्स भी करके वापस आ गए जयपुर, तब एक बार सोचा कि लोगों को थोड़ा, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ वॉक्स करवाऊँ, कुछ लेके जाऊँ। और अब तो मेरे हस्बैंड हैं, तब जब शादी नहीं हुई थी तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये एक चीज़ सोची कि चलो स्टूडेंट्स को वॉक्स करवाई जाए। हम दोनों पढ़ाया करते थे उस समय विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। और फिर कोविड आ गया, हमने वॉक्स बंद कर दी। तो जयपुर विरासत फाउंडेशन जो है, जयपुर में काफ़ी कार्यरत है, उसने कोविड के बाद जब पहली बार हम 2021 फरवरी में थोड़ा खुला, लोग आने जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स छोड़िए, आप आम जनता को ही वॉक कराइए, एक बार देखिए तो सही। हमने पहली वॉक खोली, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने तो एडवर्टाइज किया था, हमें 70 रजिस्ट्रेशंस मिले 6 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, बेहतरीन। तो मुझे लगा ठीक है, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और होने भी चाहिए, जयपुर जैसे शहर में रह रहे हैं। और ये सब डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक क्या, लोकल टूरिस्ट, सब ही जयपुर के रहने वाले थे। तो वहाँ से जयपुर अनचार्टेड थोड़ा जोर पकड़ा उसने। मैं भी इसके चार्टर प्लेन में जरूर बैठना चाहूंगी। अब बहुत इच्छा हो रही है कि इस वॉक में जरूर जाया जाए। तो अलग अलग तरह के वॉक्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए जब वॉक कराते हैं हम, तो थोड़ा ज़्यादा आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग पे फोकस करते हैं, हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। पर बहुत गर्व होता है ये देख के कि 5 साल के बच्चे भी जब अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो अब हम इतना नैरेटिव, हमारा आदत हो गई हमें कि हम वो 5 साल के बच्चे को भी इस तरह की चीज़ें बता पाते हैं कि वो जानने को उत्सुक रहता है। जी। अभी हाल ही में स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनके लिए वॉक करवाई थी, आमेर में करवाई। और उनका अटेंशन बरकरार रखने के लिए हमने सिंपल सी एक चीज़ करी, हम बीच में क्वेश्चंस पूछते थे और अगर वो सही जवाब दिया तो हमने उन्हें किटकैट दी। अच्छा। आप मानेंगे नहीं, 2.5 घंटे की वॉक में मजाल कि एक बच्चे ने अपनी अटेंशन इधर से उधर कर दी हो। अच्छा। उसको ये था कि बस अगला क्वेश्चन आया और अब शायद जवाब सही मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और बहुत मज़ा आता है जब अपने शहर के बारे में मैं बताऊँ और वॉक के एंड में वो कहें कि बहुत मज़ा आया और वापस आने का भी मन करेगा, और किसी को जाएंगे कहीं यहाँ से तो हमको रेकमेंड भी करके भेजेंगे। चांदी जी, आपने जयगढ़ के बारे में बता रही हैं, आमेर के बारे में बता रही हैं। मैंने भी कहा कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो खुद अपने आप को राजा महाराजा या सैनिक के रूप में महसूस करता हूँ, एक सिरहन सी शरीर में दौड़ जाती है। आपको क्या लगता है कि उस समय जो बेजोड़ कारीगरी थी जिसके कारण ये किले बने हैं और अभी तक इनका स्थायित्व है, ये कहीं पर भी कुछ इनका बिगड़ा नहीं है, आपको क्या लगता है कि उस समय की कारीगरी और आज का ज़माना, क्या अंतर लगता है आज की कारीगरी और उसकी कारीगरी? देखिए, पहले एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो था कि समय की पाबंदी नहीं थी, है ना। चूना है, चूने में काम होता है, तो चूना आप जल्दी काम कर ही नहीं सकते, वो भीगेगा 6 महीने तो वो भीग ही रहा है ना, चूना तैयार होने में ही उतना समय लेता है। तो आई थिंक वो सबसे पहले तो वो कारीगरी से ज़्यादा तो ये चीज़ आ जाती है कि समय की पाबंदी नहीं थी। एक राजा ने यदि शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं भी पूरी करवा पाए तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो उस चीज़ को पूरा कराएंगे। तो सालों साल चलती हुई चीज़ें आज हम बहुत छोटे अटेंशन स्पैन के साथ, टाइमलाइंस के साथ, डेडलाइंस के साथ काम करते हैं, तो थोड़ा तो मुश्किल वहाँ पे आ जाती है। परंतु अभी भी हम जयगढ़ में भी हमारे पास जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो कारीगर हैं, हमने उन्हें ट्रेन किया है। हमारे पास, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि क्योंकि जयपुर के राज परिवार
का इतना रुचि रहती है जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की रोज़मर्रा की उसमें कार्यवाही में, हमारे पास एक चौथे जनरेशन का चूने में काम करने वाला कारीगर है। अच्छा। ओहो। और जो भी हम मरम्मतें करवाते हैं उसमें वो बतौर सुपरवाइज़र खड़े होते हैं। अच्छा। और उन्होंने हमारे और भी बहुत सारे जो कारीगर थे जो सीमेंट में काम किया करते थे, उनको हमने अब चूने में काम कराना ट्रेन कर दिया है। अच्छा। तो हमारी जितनी मरम्मतें होती हैं, हम तो रेगुलर बेसिस पे, आप ये तो कर ही नहीं सकते कि साहब अभी करेंगे और अभी नहीं करेंगे। कुछ टूटा उसी समय भाई लोई बनाओ, अपना गुड़ की लपटी लगाओ, उसमें काम शुरू। तो किले में साल भर बस मानसून में हम काम नहीं कर पाते क्योंकि चूना मानसून में सेट नहीं होता। बस वो 2-3 महीने हैं हमारे जिसमें हमारे काम नहीं होता, वरना वो करनी चलती ही रहती है। जी जी जी। कहीं पे छेनी लेके कोई ना कोई किसी ना किसी पेड़े पे आपको बैठा ही दिखेगा। और ये जो लगातार आप लगे हुए हैं आपके प्रयासों से, हेरिटेज वॉक्स हैं और म्यूजिकल इवनिंग्स हो रही हैं, स्टोरी टेलिंग से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है चांदनी जी कि अगर स्कूल लेवल पे बच्चे हैं उनके साथ कुछ और इनोवेटिव तरीकों से जुड़ा जाए, कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चे भी अपनी विरासत के प्रति संवेदनशील रहें और अपने शहर से, वो कहते हैं ना, एक जुड़ाव रहे, वो कहीं भी जाएं दुनिया में लेकिन अपनी जड़ों से, अपने शहर से उनका एक जुड़ाव बना रहे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बच्चों की क्यूरियोसिटी, जो उनकी जिज्ञासा है, अगर आप उसको पकड़ लें, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आप बड़े हो गए और आप गाड़ी में स्टैचू सर्कल का चक्कर लगा के चले गए, शायद आपने कभी ये देखा ही नहीं कि जयसिंह जी की जो मूर्ति है वहाँ, वो कैसे, किस चीज़ पे खड़े हैं, उनके साइड में वो जो एक पूरा फॉर्म है वो जंतर मंतर दर्शाता है। आप वहाँ पे खड़े होके, अब खैर मैं तो बचपन से, वो बता तो रही थी आपको, माता जी मुझे घुमाया करती थी, तो मैंने तो उस चीज़ को घंटों देखा है। आप फिर उसी चीज़ को कंपेयर कर पाएंगे एल्बर्ट हॉल से, आप कंपेयर करवाएंगे महारानियों की छतरियाँ और गेटोर की छतरियों से। तो जब एक बच्चे को आप सही टाइम पर उसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जो जिज्ञासा है, उसका जो मानसिक वो है, मानस पटल जो है उसका, उस पर सही तरह की छवि जब पड़ेगी और उसको इतना समय मिलेगा कि वो अपने कनेक्टिंग द डॉट्स कर सके और वो ये देखे कि अच्छा मैंने वो चीज़ देखी थी, अब ये चीज़ भी वैसी सी लग रही है, और वो किसी से पूछ ले, या फिर अगर थोड़ी सी रुचि रखता हो तो लाइब्रेरी में जाए। अब तो इंटरनेट सर इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, हम जब पढ़ा करते थे तब तो लाइब्रेरी ही जाना पड़ता था, वहीं पे कंप्यूटर्स थे जिनमें इंटरनेट था, जो डेटाबेस। अब तो आप हाथ के हाथ, आप फ़ोन पे देखो, आप फोटो खींचिए, गूगल सर्च ही कर लेते हैं, आपको उसकी हिस्ट्री मिल जाती है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज़ है कि आप उन्हें सही टाइम पे हेरिटेज को, विरासत को एक्सपोज करें, उनमें वो जिज्ञासा जगाएं कि वो ये जानना चाहें कि ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था, इसमें मार्बल ही क्यों यूज़ हुआ, हमारी बिल्डिंग्स फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग से क्यों डिफरेंट है, हमारा चूना पिछले साल तो ये ज़्यादा गेरू दिख रहा था, अब ये थोड़ा थोड़ा नारंगी की तरफ क्यों जा रहा है। जी। बारिश पड़ती है तो गेरू रंग छोड़ देता है। जी जी जी। अगर उस बच्चे को स्कूल में ओरिजिनल, मतलब अपनी यंगर क्लासेस में ही आप इन चीज़ों को एनकरेज करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से उनका जुड़ाव कहीं नहीं जाएगा। जी, बिल्कुल, है ना। और वही चीज़ की आपकी अगर जिज्ञासा बनी रहेगी तो आपका विरासत से जुड़ाव बना रहेगा। तो मुझे लगता है यही शायद एक वो कमी है जो बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम इंडियंस में है, कि हम लोग अपनी विरासत को लेके इतने संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील नहीं है शायद वो इसलिए भी क्योंकि हमें रेडी गेन नहीं दिखता उससे। अभी क्या हो गया है, हम क्योंकि इतने भागदौड़ में व्यस्त रहे हैं, हमारी वो मतलब इंस्टाग्राम लैंग्वेज में कहे तो हसल कल्चर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि बस आप सुबह गए, आप भागे, जयपुर में तो चले उतनी बुरी हालत नहीं हुई, पर दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे में आप निकले 1.5 घंटा तो आपको ऑफिस पहुंचने में लग रहा है, पूरे दिन आपने काम किया, शाम को आते समय सब्जी फल लेते आए, उसके बाद विरासत और इन चीज़ों को एंजॉय करने का आपको समय मिलेगा कब? ऐसे में चांदनी जी, जो आधुनिक माहौल है आज का, जैसा आप अभी बता रही हैं, और आप जहाँ बैठी हैं वो विरासत है एक, जो बहुत पुरानी विरासत है, जो अपने समृद्ध इतिहास के साथ सर उठा के खड़ी है। तो उस समृद्ध इतिहास को आधुनिक जीवन से जोड़ने में आपकी किस तरह की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? काफ़ी चुनौतियां हैं सर, पर एटलीस्ट जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको पेट्रन कौन कर रहा है, आपको एनकरेज कौन कर रहा है, आपका प्रोत्साहन कौन कर रहा है उसमें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अलग अलग
प्रदेशों में काम करने का मौका मिला है, और आज जहाँ पे मैं हूँ जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो ट्रस्टीज़ हैं वो इतना भरोसा करते हैं हम लोगों पर और इतना प्रोत्साहित करते हैं हमें कि आप इस चीज़ को आज रेलेवेंट बनाएं। तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की जो मैंने पहले बात करी, वो उसी तरह की एक मतलब हमारा एवेन्यू था, एक प्रयास था कि हम उस सेटिंग में, अगर आज नीलेश मिश्रा हैं जैसे काफ़ी मतलब फॉलोड हैं एज एन आर्टिस्ट, काफ़ी पॉपुलर हैं, उनको सुनने के लिए अगर कोई 1.5 घंटा शहर के इस समय पे ट्रैफिक से जूझ कर पहुंचा है और वहाँ जयगढ़ के सुभट निवास में बैठा है और वहाँ पुराने स्ट्रक्चर में अगर सुन रहा है उनको, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नीलेश मिश्रा को सुन रहा है, वो इंसान एक बार चारों तरफ आंख फैला के भी ये देखता है, आंख दौड़ा के, कि कैसी लग रही है जगह। तो वो ब्रिज, हम गैप शायद इस तरह ही ब्रिज कर पाएंगे। एल्बर्ट हॉल पे हमने कल्चरल डायरी शुरू किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, वो इसी उद्देश्य से शुरू किया है कि आपको उस हिस्टोरिक सेटिंग में आज की चीज देखने को मिले, तो शायद आप वो रिलेशन कर सकेंगे। सर बच्चे को कंडीशन करते हैं अपन कि बच्चे को मतलब अलार्म बजाए तो बच्चा उठेगा, बिल्कुल साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है ये जी। अगर आप हिस्टोरिक सेटिंग्स में एक बार कुछ अटेंड करेंगे और आपके मन में वो हर्ष उल्लास जगेगा, तो शायद हर बार आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको वही चीज़ याद आएगी कि मैं पिछली बार गया था, कितना मजा आया था। तो एक ये तरीका है, मतलब आई थिंक साइकोलॉजिकल कुम्हार की तरह आप मानसिक रूप से गढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप मतलब या तो आप उसको आउटराइटली पॉपुलराइज करने की कोशिश करें कि साहब आप विरासत से जुड़े, पर डंके की चोट पे आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे भी कहने से नहीं होता है ना, मन से ही होता है। जो जब तक कोई इंसान उस चीज को अनुभव नहीं करेगा तब तक वो उस चीज से जुड़ेगा नहीं। आप बच्चे को सिखाते हैं ये गर्म है, पर जब तक वो उस पतीले को हाथ नहीं लगाता तब तक वो नहीं मानता। सही बात है। तो जब तक आप किसी इंसान को वो जुड़ाव नहीं फील कराएंगे, वो उस चीज को देख के खुश नहीं होगा, तब तक वो उस विरासत की कद्र भी नहीं करेगा। तो चंदी जी, जैसे आप अभी जयगढ़ में हैं और वहाँ की देखरेख कर रही हैं, इसके अलावा आपने आमेर का भी जिक्र किया, हमारे राजस्थान में बहुत सारे और भी किले हैं, बहुत सारी ऐसी जगह ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पे हम घूमने भी जाते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं आकर्षित भी करते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी और जगह है जहाँ का संरक्षण होना चाहिए, उसको उसकी सार संभाल होनी चाहिए, जो अभी इस काम से अछूता रह गया है? जयपुर की ही बात करें या राजस्थान की बात करें? हाँ, जयपुर की बात करें, दोनों। जयपुर में बहुत से मंदिर हैं और छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, आमेर भी, जयपुर भी। ये मंदिर जो हैं, इनकी यदि हम थोड़ी और देख रेख कर सकें, बहुत से मंदिर हैं, भित्ति चित्र भी हैं उनमें, क्रॉनिकल की तरह काम आ सकते हैं। जैसे स्टेशन रोड पे एक मंदिर है, उसमें पुराने फ्रेस्कोस बने हैं और उन फ्रेस्कोस को देख के आप ये देख सकेंगे कि जयपुर पहले कैसा था। तो ये मंदिर है, इनका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हवेली टेम्पल जो टाइपोलॉजी हम कहते हैं, कृष्ण के मंदिर हैं ये बहुत सारे, इनका संरक्षण मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देवस्थान विभाग है, कार्यरत है, देवस्थान के जो मंदिर हैं वो तो फिर भी काफ़ी अच्छी हालत में हैं, पर जो देवस्थान की कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो निज मंदिर जो हो जाते हैं, जो खुद का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दान पात्र के माध्यम से चलते हैं, उनको थोड़ी सी सहायता है की ज़रूरत है। आपने क्रॉनिकल का जिक्र किया तो उससे मुझे आपके 2 शब्द और ध्यान है, चौकड़ी क्रॉनिकल्स। जी, तो जयपुर शहर जो है हमारा, 4 दीवारी जो है चौकड़ियों में बटी है, बिल्कुल बटी है, और हर चौकड़ी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कैप्टिवेटिंग सी स्टोरी रही है। ये चौकड़ी मोदी खाना तो हेरिटेज वॉक की तरह से प्रसिद्ध है ही बहुत सालों से, तो JDA और JMC ने काफ़ी काम भी किया है उन पर। पर बाकी जो बची हुई चौकड़ियाँ हैं, हर एक चौकड़ी की एक तो कोई स्पेशलिटी होती थी, किसी एक सोसाइटी के किसी एक वर्ग के लिए बनी थी वो। जैसे खजाने वालों का रास्ता है तो वो एक अलग वर्ग के लिए बना, नाहरगढ़ रोड हुई, पुरानी बस्ती, चौकड़ी रामचंद्र जी, ये सब में कोई ना कोई चीज़ है जो उसको थोड़ा स्पेशल और थोड़ा अलग बनाती है। गंगापोल चौकड़ी हो गई, तो चौकड़ी क्रॉनिकल्स वहाँ से आया है कि एक चौकड़ी के अंदर से किसी एक मेन बाजार से हम निकालते हैं बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ को कनेक्ट करता हुआ। बेसिकली किसी को क्रैश कोर्स यदि देना हो जयपुर की हिस्ट्री पे, और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमारी चौकड़ियाँ एक क्राइटेरिया है
कि हम एक वर्ल्ड और हेरिटेज हमारी तो चार दीवारी भी विश्व विरासत पे शामिल है। हम तो 3 विश्व विरासत साइट्स लेके बैठे हैं मैम। एक तो जंतर जंतर मंतर है, मंतर, एक आमेर है और एक चार दीवारी पूरी है। तो हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं एज मतलब सिटीजन्स ऑफ जयपुर। जी जी जी। तो चार दीवारी की जो हेरिटेज वॉक होती है उसकी शुरुआत किस तरह से होती है और उसमें क्या था दिमाग में कि हाँ ये यहाँ से शुरुआत होगी, उसके पीछे का कुछ कारण? एक मैम हम वॉक कराते हैं जयपुर जेनेसिस, ढूंढार 2.0। 2.0 इसलिए क्योंकि देखिए आमेर था ओजी कैपिटल और फिर 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह II ने जयपुर बसाई दिया था, तो वो हो गया ढूंढार 2.0। मैं बार बार ये थोड़ा ट्रेंडी वाला लैंग्वेज हम यूज करते हैं ताकि अगेन जो हमारे युवा हैं आज का वो बिल्कुल उनको जोड़ने के लिए। तो जयपुर जेनेसिस, अब जयपुर जहाँ बसा वहाँ क्यों बसा और कैसे बसा, तो ये वॉक तो शुरू होती है मंदिर श्री गोविंद देव जी ठीक से। अच्छा। और वहाँ से हम बाहर लेके आते हैं सिटी पैलेस के बारे में कुछ बताते हुए, शहर की संरचना कैसे हुई, नगरीय परियोजना के लिए जय सिंह जी ने क्या क्या सोचा, क्या क्या उनके ऊपर प्रभाव, किस चीज़ का प्रभाव रहा, क्या उनके पॉइंट्स थे जो उन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य को दिए होंगे कि ये कुछ कंडीशंस हैं जी, ये पूरी होनी चाहिए। और ओवरऑल ये स्कीम है क्योंकि केस स्टडी कहते हैं हम उन्हें, उन्होंने बहुत सारे नगरों के अपने मैप्स मंगवाए थे जी, यूरोप के भी, हड़प्पा और इस तरह के नगरों की भी, और मनसारा जिसका मैंने पहले भी वर्णन किया उसकी भी एकदम गहन अध्ययन किया गया था उसका। तो वहाँ से जयपुर कैसे बना जी। और आपको पता है कल्की का एक मंदिर है जयपुर में? जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल गोविंद देव जी के सामने बिल्कुल। तो कल्की का मंदिर दिखाते हैं वहाँ पे। एक मंदिर श्री रामचंद्र जी है जो मेरी पर्सनल फेवरेट बिल्डिंग है जयपुर भर माय में। आल्सो। जी जी। वो मेरी मास्टर्स की थीसिस का टॉपिक भी था। अच्छा। तो मेरा एक अलग जुड़ाव भी है उससे। हाँ। और वहाँ से करते हुए बड़ी चौपड़ पे हम उस वॉक को ख़त्म करते हैं और उस 2-2.5 घंटे में लोगों को सारांश देने की कोशिश करते हैं कि जयपुर बना तो क्यों बना, यहाँ बसा तो क्यों बसा और कैसे बसा। और आज तक 300 साल पूरे होने वाले हैं, 3 ही साल बचे हैं, हमें 300 साल के हो जाएंगे हम। बिल्कुल। आज भी जो शहर 50,000 की जनसंख्या के लिए कंसेप्चुलाइज करके बनाया गया, हाँ जी। वो आज 4 लाख की जनसंख्या पे भी हाँ कैसे चल रहा है सुचारू रूप से। जी। अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो सर हर उसमें होता ही है, जी जी जी। पर कैसे चलता जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी की मूरत है जयपुर। यानी जयपुर नाम के सरापा जादू से आप सबको रोमांचित कर रहे हैं। कोशिश जारी। आगे क्या प्लानिंग है? देखिए पढ़ाने में रुचि रखती हूँ, तो जैसे आज आपके पास हूँ यहाँ, कभी कभी कुछ हफ्तों में कहीं गेस्ट लेक्चर देने का शौक है तो वो करती रहूँगी। आगे भी अपनी जयपुर की विरासत के लिए, जयगढ़ का जब तक सेवा करने का मौका मिले तब तक जी। पर जयपुर, और आगे जयपुर के बियॉन्ड शेखावटी में काफ़ी रुचि रखती हूँ क्योंकि हूँ वहाँ से। शेखावटी के लिए बहुत कुछ काम करने का मन है, तो शायद उस नगर जहाँ अपनी किस्मत ले जाए। चंदा जी, आपने इतना खूबसूरती से जयगढ़ को, हमारी ऐतिहासिक इमारतों को जो परिभाषित किया है जी। अब ये भी बताया है कि आज वो समय पहले का अलग था, इसमें बहुत समय था, आज समय थोड़ा कम है तो लोग भाग रहे हैं और इतना भाग रहे हैं कि वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि समय हो चला है तो चलते चलते ये बताएं कि जो ऐतिहासिकता है, हमारी जो धरोहर है, जो विरासत है, उसको देखते हुए आज की जो भागदौड़ करने वाली जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगी ताकि इन पर भी निगाह रहे, इसे नज़रअंदाज ना करें वो। और वैसे भी अगर हम बात करें, अभी तो टूरिस्ट सीजन है, तो मतलब कोई एक ऐसा मैसेज जो आम और खास सभी नागरिकों के लिए हो कि स्पेशली जैसे टूरिस्ट जब जयपुर आते हैं तो उनका जो यात्रा वृतांत हो राजस्थान का वो यादगार रहे उनके जीवन में। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये अपने मन में बात बिठा लेनी चाहिए कि ये जो धरोहर हमें मिली है ये सिर्फ हमारी तो है नहीं, हाँ। ये सबके लिए है जी। तो एक मान सम्मान होना चाहिए जी। जो भी आपको मिला है उसके प्रति, और दूसरा आप अपनी तरफ से उसमें कुछ बेहतर ही करके दें। बिल्कुल। जैसे परिवार में आपके दादाजी ने आपके पिताजी को जो दिया, आपके पिताजी आपको जो देते जा रहे हैं, आप उसमें कुछ बढ़ा के अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहेंगे। तो चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो नगरवासी हो, जो आपको मिला है धरोहर के रूप में, उसमें कुछ बेहतर कर दें, उसमें कुछ ऐड कर दें, या अपनी तरफ से पूरा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसको बिगाड़े ना।
बहुत ये खूब सबसे आपने- ज्यादा महत्वपूर्ण बेहतरीन बहुत संदेश बेहतरीन है। जी। और प्रणय जी, बेहतरीन ये है कि आज 2024 की आखिरी सुबह और आज जी। आखिरी दिन है। बिल्कुल। कल एक नए साल का आगाज होने वाला है, बिल्कुल तो होने वाला नई है। उम्मीदें होंगी, नई आशाएं होंगी, बहुत सारी खुशियां होंगी और फिर वहाँ भी नयो साल शुरू हो रहे हैं गणेश जी महाराज का नाम बुधवार से। बिल्कुल। तो तो नए बस साल की अग्रिम शुभकामनाएं शुभकामनाओं के और साथ डॉक्टर चांदनी चौधरी जी का भी बहुत 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 आभार आभार कि आप आप यहाँ हमारे पधारे, साथ अपना जुड़ी। कीमती समय दिया। तो चलते हैं अब नए साल में आपसे मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ, नए कदम तो के मैं साथ। प्रीति था सबने कहूँ और मैं प्रणय नमस्कार भारद्वाज। खम्मा गणिसा। हम फिर मिलेंगे।